अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी। इमरान खान साहब का पैगाम आ चुका है, पहले अलीमा खान साहिबा के थ्रू और उसके बाद फिर उनकी ट्वीट भी आ चुकी है अब। और ज़ोरदार पैगाम है इमरान खान साहब का एक दफ़ा फिर से। और अली अमीन गंडापुर साहब की अडियाला यात्रा कैसी रही उसके ऊपर भी आपको ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद जनाब जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है उसके ऊपर पीटीआई की तरफ से भी आज एक बड़ी ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, एक स्पेस सेशन भी मुनक़िद किया गया है। काफ़ी इसको अब हाईलाइट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ज़ाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल उनके लिए स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है, और जो कि बनना भी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर इतनी बड़ी पैमाने पर उनका मैंडेट चोरी हुआ है तो उसके ऊपर खूब शोर मचना चाहिए उनकी तरफ से। इसके अलावा जनाब ये भी आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट की अहमियत मज़ीद कैसे बढ़ती चली जा रही है, और फिर हाई कोर्ट का जो तमाशा है, जो रायता है, वो भी फैलता चला जा रहा है। ये भी बड़ी दिलचस्प वहाँ पे जो है वो चल पड़ी है एक गेम, क्योंकि आप कह लें कि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो सरफराज डोगर साहब को अब लगता है कि किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं। सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब अडियाला जेल में अब शुरू हो चुकी है बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ तोशा खाना 2 केस की समाअत। और जैसे हमने पिछली जो केसेस में एक हैंडलिंग देखी थी कि 8-8 10-10 घंटे जो है वो चल रही होती थी समाअत, तो वही वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी अब दिखाई देने लगा है। और जो पूरी समाअत थी पीर के रोज़ तकरीबन 8 घंटे तक चली है, और उसके बाद अलीमा खान साहिबा बाहर आई हैं, वकला बाहर आए हैं, सलमान सफदर साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की। सलमान सफदर साहब ने इस केस के हवाले से बताया कि अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो ये केस आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो तोशा खाना 2 केस है वो ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह बाद में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बताई कि आज एक गवाह बेसिकली मुनहरफ हो गया, और उस गवाह ने वहाँ पर अदालत के रूबरू बकौल बैरिस्टर अली ज़फ़र अपनी जो गवाही है उसमें ये बात कही कि जनाब मुझे तो दबाव डाला गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने ये गवाही देनी है, और अगर आपने ये गवाही ना दी तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जब अपने मुंह से एक भी गवाह अगर ऐसी कोई चीज़ कह देता है तो केस तो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूँकि ये केस ना सिर्फ ख़त्म नहीं होगा बल्कि इसमें सज़ा भी सुनाई देगी, क्योंकि ये कोई जेन्युइन केसेस तो चल नहीं रहे, एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। तो इसी वजह से सज़ा तो यकीनी है, लेकिन जो केस का मेरिट है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो सलमान सफदर साहब का कहना था कि ओरिजिनली केस ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि जो अलकादिर केस है वो भी अगर लगे तो उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन उस केस को भी जानबूझकर समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो अहम मामला है वो ये कि इसी केस में तोशा खाना में अब अगली समाअत में जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, उनको बतौर गवाह पेश किया जाएगा। और वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला होगा, क्योंकि ये बड़ी अहम पोस्ट होती है मिलिट्री सेक्रेटरी की। और इसमें अगर कोई मिलिट्री सेक्रेटरी अपने, चूँकि उस वक्त का जो वज़ीर आज़म होता है वो उसका बॉस होता है, तो बड़ा कम ऐसा देखा गया है कि अपने बॉस के ख़िलाफ़ आकर इस तरह से कोई गवाही दे रहा हो। और बाज़ औक़ात जब आप इस्टेब्लिशमेंट से, अगर फ़ौज से ताल्लुक़ आपका हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके लिए भी चूज़ करना मुश्किल हुआ होता है कि आपने किस तरफ देखना है। बहरहाल देखते हैं जी। मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान साहब के बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आएंगे तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही गवाही देंगे, लेकिन ये केस बड़ा हल्का सा है। अब उसमें जिरा को भी बर्दाश्त करना होगा, देखना होगा कि उनकी गवाही का क्या होता है। अलबत्ता ये जो केस है अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और मज़ीद यही नज़र आ रहा है कि इस केस की समाअत ना तो ये कि पोस्टपोन होगी और ना ही बहुत शॉर्ट होगी, बल्कि इसको अब लंबी लंबी समाअत की जाएगी। वैसे तो अब ये इंक्लूजन के करीब ही है, क्योंकि मेरा ख्याल है सिर्फ 2 ही गवाह ऐसे रह गए हैं जिनके ऊपर अब गवाही होगी, और उसके बाद फिर उनकी जरा वगैरह होगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो इसके गवाह हैं वो निमट चुके हैं। तो ये जी तोशा खाना के हवाले से बात थी। बाकी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो अलीमा खान साहिबा ने भी बयान कर दी, अब उनके ट्वीट में भी आ चुकी है। तो उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे मुतालिक पता चलता है कि वो खैरियत से हैं। इस गुफ्तगू का आगाज़ ही इमरान खान साहब जो है वो कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है उससे करते हैं कि ये एक और गवाही है कि उनका मैंडेट किस तरह से चोरी किया गया। उन्होंने उसमें नाम भी लिए हैं सिकंदर सुल्तान राजा के, इलेक्शन कमीशन के, काजी फ़ायज़ ईसा के, कि किस तरह से इन्होंने सहूलतकारी की। और फिर उन्होंने वाज़ेह इल्ज़ाम लगाया आसिम मुनीर साहब पे कि जी इन सब ने मिलकर जो है आसिम लॉ के तहत ये पूरा जो मैंडेट था उसको चोरी किया। लेकिन यहाँ पर वो लियाकत चट्ठा को नहीं भूले, कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने आकर बताया था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली की गई है।
तो इमरान खान साहब ने उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया कि ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उसी वक्त इस सारे फ्रॉड का जो पर्दा था वो चाक कर दिया था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब बताते हैं कि वहाँ तक भी बात रुकी नहीं है, बल्कि उसको आगे जुल्म और जबर को बढ़ाया गया है। और इमरान खान साहब ने अपने जो अरकान हैं उनको ये हिदायत की है कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अगर आप डटेंगे नहीं बल्कि दबाव का शिकार होंगे तो आपको मज़ीद दबाव डाला जाएगा। और याद रखिए कि मुल्क में इस वक्त वैसे भी कोई आइन और कानून तो है नहीं। तो फिर उन्होंने दोहराया कि मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ है और उसी के तहत आप लोगों को दबाया भी जाएगा। तो आप अगर बहुत यानी आप पे प्रेशर आता भी है तो कम से कम इतना ज़रूर आप कर सकते हैं कि जो उनका पैगाम है उनको रीट्वीट कर दें, रीपोस्ट कर दें। और ये वाज़ेह हिदायत इमरान खान साहब की दूसरी मरतबा आई हैं अपने तमाम अरकान के लिए कि उनका जो पैगाम है उसको रीपोस्ट किया जाए। और ये अलीमा खान साहिबा ने बड़े क्लियरली आज अडयाला के बाहर बात की है। वैसे भी सोशल मीडिया बड़ा चेक रखता है कि कौन कौन इमरान खान का पैगाम रीट्वीट कर रहा है और कौन सा पार्ट कर रहा है, इवन ये भी नज़र रखी जाती है। और फिर जो लोग नहीं कर रहे होते उनका पूरा एक कच्चा चट्ठा भी खोला जाता है और उसकी एक पूरी लिस्ट भी जारी कर दी जाती है बाज़-औक़ात। बहरहाल ये इमरान खान साहब का दोबारा से पैगाम था। उसके अलावा इमरान खान साहब ने फिर जो 26वीं तरमीम है, जो जुडिशरी का हाल हुआ है उसके ऊपर भी बात की। फिर जो जजेस उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं उसके ऊपर भी वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब का नुक्ता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। वो उन्होंने जो ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से बात की बड़ी तफसीली। और अलीमा खान साहिबा ने जो आज अडयाला के बाहर गुफ्तगू की उसके ऊपर, उस वक्त अली अमीन गंडापुर पूरी कैबिनेट वहाँ पर मौजूद थी। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी कभी भी ऑपरेशन से पायदार अमन मुमकिन नहीं होता। इस वक्त सिचुएशन है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान का इलाका है, तो उन्होंने कहा कि इसका हल यही है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो तालिबान हैं अफ़गानी, जो पाकिस्तान के यहाँ पर लोग हैं, इनके साथ मिल बैठ कर इस मसले का हल निकाला जाए। वरना क्या हो रहा है कि हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे आम लोग शहीद हो रहे हैं और मसले का हल नहीं निकल रहा। ये एक अनएंडिंग किस्म की जंग में तब्दील होती जा रही है सिचुएशन, और इसको बग़ैर बातचीत के रोका नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे थोड़ी सी सहूलत जो है वो अली अमीन गंडापुर को भी दे दी कि चूँकि उनको इस हुकूमत की तरफ से मतलूबा सहूलत दस्तयाब नहीं है और उनका पासपोर्ट का भी इशू चल रहा है, तो चलिए अगर वो नहीं जा सकते तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, इस अलायंस के सरबराह हैं, तो वो एक डेलीगेशन लेकर अफ़गानिस्तान खुद चले जाएं और वो जाकर बातचीत में किरदार अदा करें। इमरान खान साहब इस बात के ऊपर अगर आप गौर करें तो पिछले कई ट्वीट्स में, कई मुलाकातों में हर दफ़ा बेहद इसके ऊपर इसरार करते नज़र आ रहे हैं कि ये ऑपरेशन एट एनी कॉस्ट बंद होना चाहिए और इस मसले का हल जो है वो बातचीत के ज़रिए मुमकिन है। इसीलिए उन्होंने पिछली दफ़ा भी ये बात कही थी कि अली अमीन ख़ुद जाकर इसके ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा उन्हें एग्जम्पशन दे दी है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जलसे के लिए कहा है कि जी जो जलसा होने जा रहा है 27 सितंबर के दिन का जो अनाउंसमेंट भी की अली अमीन ने, तो वो जलसा जो है वो आपका एक बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए, सबको उसमें भरपूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये भी इमरान खान साहब की हिदायत आई हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने हवाले से भी बात की है कि उनका जो ट्रायल है वो तो एक मिलिट्री ट्रायल में तब्दील हो चुका है। वो समझते हैं कि ये उनका जो ट्रायल है वो एक नॉर्मल अदालत ट्रायल नहीं कर रही, बल्कि ये एक फ़ौजी अदालत उनका ट्रायल कर रही है। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इस वक्त ज़ाहिर है अगर आइन के तहत ट्रायल हो रहा होता तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती, लेकिन ये आसिम लॉ के तहत बकौल उनके ट्रायल हो रहा है, तो वो कहते हैं ये एक मिलिट्री ट्रायल है, इसीलिए उनको बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जाती, उन्हें तकलीफ़ में भी रखा जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस सिस्टम को बहुत लेजिटमेसी हमने दे दिया, मज़ीद लेजिटमेसी नहीं दी जा सकती, और ये जो असम्बलियों के इस्तीफ़े का फ़ैसला था कायमा कमेटियों का, ये इसी की तरफ एक कड़ी है और आगे मज़ीद जो है वो फ़ैसले किए जाएंगे। अभी फ़िलहाल अगले लाहेमल का ऐलान इस हवाले से इमरान खान साहब ने नहीं किया। तो ये इमरान खान साहब का जी बहुत एक अहम ट्वीट जिसमें उन्होंने ये तमाम गुफ्तगू की है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इस सारी सिचुएशन में अली अमीन ने भी जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी सीधी सीधी बातें की और कहा कि जी आसिम मुनीर साहब आपके ऊपर बार बार सवाल उठ रहा है, तो आपको क्लैरिटी देनी होगी इसके ऊपर कि आखिर यहाँ पर जो ट्रायल चल रहा है, जो जजेस के ऊपर दबाव नज़र आता है, ये दबाव के पीछे कौन है।
अगर आप ये दबाव नहीं डाल रहे तो आप वाजे करें कि ये दबाव नहीं डाल रहे, ताकि पता हो कि हुकूमत ये कर रही है। और अगर हुकूमत ये काम नहीं करी तो फिर कौन है जो जजेस को मजबूर कर रहा है कि इमरान खान के केसेस लगाए ही नहीं जा रहे समात के लिए। तो बड़े नाम ले लेके जी, आज तो अली अमीन गंडापुर भी बड़े अपनी तरफ से हीरो बने हुए थे और बड़े इस तरह की बातें लगे हुए थे करने की, जैसे जी वो बड़े दबंग अंदाज में लगे हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आप ये भी बताएं कि जो ये कर्नल साहब बैठे हुए हैं ISI के जेल के अंदर, इनका यहाँ पे क्या काम है, तो ये मुलाकातें क्यों रोकी जाती हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी, कौन रोकता है ये मुलाकातें, क्योंकि गवर्नमेंट में तो इतनी पावर नहीं है। हम तो जब भी कोशिश करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट से बात करने की, तो हमें तो यही पता चलता है कि जी गवर्नमेंट की ये पावर नहीं है कि वो मुलाकातें रोक दे, तो फिर इन मुलाकातों को कौन रोकने का जिम्मेदार है और इससे क्या हासिल हो रहा है। तो अपनी तरफ से मुझे लगता है कि ये जो सारी गुफ्तगू थी अली अमीन की, ये अगेन वही एक तासुर देने की कोशिश थी कि जनाब मैं तो इमरान खान से लॉयल हूँ, नंबर 1, नंबर 2 ये कि देखिए मैं तो बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ। और फिर कहने लगे कि जी मुज़ाहमत से ही सिर्फ सारा मसले का हल है, मफाहमत से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये एक बहुत यू टर्न किस्म का बयान है अली अमीन का, बल्कि इसको मैं थोड़ी मुनाफकत ही कहूँगी, क्योंकि जितने लोग उनसे मिलकर आते हैं, खुद उनके आप पिछले स्टेटमेंट्स देख लें, उससे तो यही जाहिर होता है कि वो खुद सबसे बड़े हामी है इस बात के कि जी जो भी डील वील करनी है इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान कर लें और सबकी जान छुड़ाएं। तो उसके बाद अंदर आप ये सोच रहे होते हैं और डीलें बनाने की कोशिश करते हैं, और बाहर आकर आप बता रहे हैं कि जी मुज़ाहमत से हल है। तो मुज़ाहमत इस तरह तो नहीं होती जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं कि 2.5 महीने मिलने तक के लिए डयाला का रुख ना करें, और फिर जब इतनी तनकीद हो तो एक वाजबी सी मुलाकात के लिए आप आ जाएंगे, कहने के लिए, बताने के लिए कि देखें जी मैं तो आया था, मेरी मुलाकात नहीं होती। तो कहने का मकसद ये कि मुज़ाहमत करनी हो तो फिर तो आपको कश्तियाँ जला के करनी पड़ती हैं। लेकिन अली अमीन ऐसे लग रहा है कि बस जिस तरह एक किसी हद तक सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत तनकीद को कम करने के लिए जो है वो सिलसिला ये कर रहे हैं। इस पर बहुत से लोग कहते हैं जी वो नहीं आते तब भी बड़ा सब कहते हैं कि जी वो आते नहीं है, जब वो आते हैं तो लोग कहते हैं जी वो दिखावे के लिए आते हैं। तो उसकी वजह यही है कि जब आप टाइमली कोई काम नहीं करते तो फिर उसके बाद उस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। अगर अली अमीन वाकई ही इमरान खान साहब से ज़रूरी समझते कि उन्होंने मुलाकात करनी है और इमरान खान साहब के कहने पर बार बार आते तो किसी को ये तनकीद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब आप नहीं तनकीद के बावजूद आ रहे थे, तनकीद हुई, फिर आप कहीं आए हैं, तो फिर तो हर कोई यही कहेगा कि जनाब अब तनकीद हुई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो तब आप आना शुरू हो गए। लोग तो यहाँ तक बात करने लगे थे कि इनके अपने ही जो MPAs हैं वही इनके खिलाफ शायद अदम एतमाद लाने की तैयारी कर लें। जो स्टोरीज़ आ रही थी मुख्तलिफ सहाफ़ियों की कि जी अंदर की जो हालात हैं किस तरह के हो रहे हैं, तो तब आपने ये ठानी कि नहीं, क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए एक आधा चक्कर लगाना ज़रूरी है और फिर थोड़ी सख्त बातें करनी भी ज़रूरी है, ताकि ये तासुर दिया जा सके कि नहीं जी मैं तो खुद मुज़ामती आदमी हूँ और मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ वगैरह वगैरह। तो ये सारी जी जो थी वो अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू थी। और अगर अली अमीन वाकई इन बातों पे बिलीव करते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि वो ये बातें सिर्फ महज बातें कर रहे हैं या वाकई इस दफ़ा उनकी बातों में कोई वज़न है। क्योंकि पिछली दफ़ा से हम यही देख रहे हैं कि वो बातें तो इसी तरह की हमेशा करते हैं, बड़ी धुआंधार तकारीर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अमली तौर पर हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। बाकी ये जो मामला है कि जो ये कॉमनवेल्थ की जो आई है रिपोर्ट, इसके ऊपर अब टेलीग्राफ का जो आर्टिकल है, उसका जो तबसरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने बाकायदा ये कहा है कि जनाब ये जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट को छुपाया गया है और कॉमनवेल्थ ने खुद जो ये रिपोर्ट शाया नहीं की, ये तो उन्होंने सहूलतकारी की है इस पूरे सिस्टम की कि इन्होंने बर वक्त उसको एक्सपोज नहीं होने दिया। एक इंटरनेशनल मुबसर की जो रिपोर्ट आती है उसकी एक अलग हैसियत होती है। देखिए जब धांधली हो तो मैं कहूँ, आप कहें, यहाँ के लोकल लोग कहें, वो एक अलहदा उसकी अहमियत है। लेकिन जब इंटरनेशनली जिन लोगों का आप कह लें कि कोई जानिबदारी नहीं होती और गैर जानिबदार लोग और आलमी जो लोग ऑब्जर्वर मिशंस होते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके ये इलेक्शंस मॉनिटर करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट की एक अलग हैसियत होती है। और फिर अगर उस वक्त बर वक्त वो रिपोर्ट आए तो जाहिर सी बात है उसका एक अलग तासुर कायम होता है। लेकिन जानबूझ के ऐसा किया गया कि इस रिपोर्ट को शाया नहीं किया गया। और अगर यहाँ पर लोगों ने नहीं किया, वो तो समझ में आ रहा है कि ज़ाहिर है वो बेनिफिशरी थे इस सिस्टम के, तो वो तो नहीं रिपोर्ट शाया करते। लेकिन कॉमनवेल्थ ने ये रिपोर्ट क्यों शाया नहीं की, उन्होंने क्यों इसको छुपा के रखा, ये एक अनयूजुअल मामला था। और इसी के ऊपर टेलीग्राफ कहता है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसमें बाकायदा एक जानबूझकर इसको छुपाया गया है और इसमें पूरी सहूलतकारी की गई है। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो खुद कॉमनवेल्थ पे भी अब आ रहा है कि फिर आखिर इनका किरदार क्या था, क्या ये भी जानिबदारी का मुजाहरा कर गए और जानबूझकर इतनी बड़ी मैंडेट चोरी को इन्होंने छुपा लिया और उसके ऊपर गुफ्तगू जो थी उसको जारी नहीं किया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन
को जारी नहीं किया। तो ये सारी बातचीत जो है वो टेलीग्राफ की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली पता चल रहा है कि इस हुकूमत की वर्थ क्या है, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इस हुकूमत का वज़न कितना है, कि जिनके पीछे लोग ही नहीं खड़े, जिनके पीछे आवाम की वोट ही नहीं है, तो उनको बाहर फिर क्या इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलेगी, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मैं बल्कि ये बड़ी देख रही थी, कल ये जो मैच हुआ उसके ऊपर चूँकि बड़े तबसरे तज्ज़िये हो रहे थे, तो उसमें इंडियन जो प्लेयर्स का रवैया था वो बड़ा ही शर्मनाक था और नहीं होना चाहिए था ऐसा। एक तो उन्होंने आके जो पोस्ट मैच सेरेमनी में गुफ्तगू की तो उसको उन्होंने बड़ा पोलिटिसाइज़ किया, पहलगाम टेररिज्म की बात की और कहा कि जी हम जो है वो जिस तरह से ये मैच जीते हैं वो उधर डेडिकेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो जैसे एक नफ़रत की जो वाइब्स थी वो आ रही थी और जिस तरीके से उन्होंने ऐसे मौके के ऊपर पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की वो गलत तरीका था। और फिर उसके अलावा उन्होंने ये किया कि जो एटिकेट्स होते हैं, जो बेसिक कर्टसी होती है मैच की, उसको भी नज़रअंदाज किया। और टॉस के मौके पे भी कप्तान जैसे दोनों हाथ मिलाते नहीं मिलाया गया। इसी तरह जो मैच जब ख़त्म होता है तो उस वक्त भी कर्टसी में दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स होते हैं वो शेक हैंड करते हैं, वो नहीं किए गए। तो ये सब बेसिकली एक आपको बताता है कि आप कितना तासुब और कितना अंदर बुग्स बना के बैठे हुए हैं। तो जब आप खेल के मैदान में उतर ही आए हैं और आप खेल ही रहे हैं तो फिर इस तरह की चीप हरकतें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने की। और इसके ऊपर जो थे ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने तबसरे किया और उसको कंडेम भी किया और पाकिस्तान में भी लोगों ने इसको बुरा समझा। लेकिन मुझे हैरत तो उस वक्त हुई कि जब फॉर्म 47 पर बनी हुई हुकूमत के लोग भी इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करते हुए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लेक्चर दे रहे थे और बताने लगे कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। आप अगर मैदान में उतरे हुए हैं तो आपको यूँ नहीं कहते। मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात आप करेंगे, मतलब आप इलेक्शन हारे हुए हैं और हार कर भी आपने हार मानी नहीं और आपने जाली नोटिफिकेशन अपने जारी करवा कर अपनी हुकूमत तक बनवा ली और उसके बाद आप दूसरों को आके अब ये लेक्चर देंगे, भाषण देंगे कि जी अखलाकी तौर पर ये अच्छा होता है और अखलाकी तौर पर ये बुरा होता है। मतलब ये तो मेरा ख्याल है क़यामत का फिर टाइम आ गया है। इस तरह की अगर नौबत आ गई तो अपने आप में लतीफ़ है। लेकिन बहरहाल ये एक जो भारत की तरफ से रवैया था अफसोसनाक था। और अब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि जी अगर ये जो मैच रेफरी थे जिन्होंने ये इवन हाथ मिलाने के हवाले से भी फैसिलिटेट किया कि जी हाथ ना मिलाया जाए टॉस के बाद ये वो, तो उसके ऊपर भी जो उनका था रवैया और जो ओवरऑल इंडियन प्लेयर्स का रवैया था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इनको रेफरी ने सहूलतकारी की, तो जब तक मैच रेफरी तब्दील नहीं होंगे पाकिस्तान मज़ीद मैचेस नहीं खेलेगा। और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। तो अब वैसे बहुत से लोग मोहसिन नकवी को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जनाब आपने बेसिकली क्रिकेट का हाल ये कर दिया है, आपकी टीम की हालत ये हो गई है कि आपकी टीम ही कहीं स्टैंड नहीं कर रही होती, तो फिर जिसका जो दिल आता है वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि हद तक अमेज़ रवैया आपके साथ और आपकी टीम के साथ जो है वो आजमाता है और उस तरह से पेश आता है। तो यहाँ तक भी लाने में आप ही का कसूर है। तो बहरहाल ये जो एक मामला है बड़ा अजीबोगरीब हो चुका है। ज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि कोई मैच रेफरी चेंज कर दिया जाएगा पाकिस्तान के कहने पे। तो क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि पाकिस्तान अब एशिया कप नहीं खेलेगा? तो बड़ा अजीब सा ये मामला हो गया बहरहाल। लेकिन ये कि अब ये सारी कहानी जो है वो काफ़ी फैल गई है और कहानी तो फैली हुई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, क्योंकि वहाँ पर ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो ठीक तरीके से आड़े हाथों ले रही हैं चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। हरासमेंट केस उन्होंने जो फाइल किया उनके खिलाफ कमेटी में, जस्टिस समन रिफत साहिबा जो थी वहाँ पर उस कमेटी की हेड थी। अच्छा, मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि जनाब ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को जो यहाँ तक बिठाने वाले हैं वो उनको इतनी जल्दी शायद लूज़ नहीं करना चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी बचाव की। लेकिन वो इतनी भोंडी कोशिश होगी, ये यकीन मानिए मुझे भी पता नहीं था कि इतनी ही भोंडी कोशिश करके ये बचाने की कोशिश की जाएगी सारे मामले को। तो ख़बर ये मिली जनाब कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने ख़िलाफ़ होने वाली दरख्वास्त जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत दायर हुई उसके खिलाफ जो उन्हें पता चला कि जी ये जस्टिस समन रिफत साहिबा सुनेंगी, तो उन्होंने चंद ही मिनटों में एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जस्टिस समन रिफत साहिबा जो है उनको उस कमेटी की सरबराही से ही हटाया जा रहा है और नई कमेटी भी बना दी और कहा कि जी जस्टिस अमीन मिनहास साहब जो है, जो कि उन्हीं की तरह के जज हैं, एडिशनल जज के तौर पर काम करें, उनकी सरबराही में जो है वो हरासमेंट की कमेटी बना दी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे बड़ी कोई इस बात की गवाही और होगी कि आप कितना खौफजदा हुए हैं ईमान मज़ारी की
दरख्वास्त से, शिकायत से। और इससे तो मुझे तो लग रहा था कि ये अपने आप में एक एतराफ़ जुर्म है, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और आप अपना दिफा नहीं कर पाएंगे, तो आपने सोचा कि आप अपने इख्तियार को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए फटाफट, मैं तो ये भी नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती कि रातों रात ही, क्योंकि उन्होंने रात भी नहीं पढ़ने दी, उसी वक्त उन्होंने कमेटी तब्दील कर दी। ये इससे बड़ा मेरा ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, मफाद का टकराव नहीं हो सकता कि मैं खुद ही, मेरे खिलाफ शिकायत है और मैं ही ये डिसाइड करूं कि नहीं भाई ये बंदी मेरे खिलाफ इस शिकायत नहीं सुनेगी, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी का जज लगाऊंगा और वो मेरे खिलाफ जो है वो शिकायत सुनेगा। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा लतीफ़ा निज़ाम इंसाफ में नहीं हो सकता जो इस मुल्क में इस वक्त जारी है। और निज़ाम इंसाफ तो खैर वैसे ही अपने आप में एक मजाक बना हुआ है, लेकिन ये तो हद ही हो गई कि मतलब मैं खुद ही डिसाइड करूँगी कि मेरे खिलाफ केस कौन सुनेगा। तो ये इस तरह का लतीफ़ा जो है यहाँ पे चल रहा है। हालांकि जस्टिस समन रिफत साहिबा को अभी जुलाई में खुद नोटिफिकेशन जारी करके इन्हीं जज साहब ने हरासमेंट कमेटी की सरबराही दी थी। उस वक्त शायद उन्हें पता नहीं था कि उनके अपने खिलाफ ही केस यहाँ लग जाएगा। और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस कमेटी को एक बड़ी कमेटी में तब्दील किया, जिसके अंदर उन्होंने 2 मज़ीद जजेस जो है हाई कोर्ट के वो शामिल किए थे, और इसमें एजाज़ इसहाक साहब शामिल थे और अरबाब आलमगीर साहब भी शामिल थे। और इन 2 जजेस के साथ जस्टिस समन रिफत साहिबा खुद भी इसका हिस्सा थी। लेकिन जो अपने सरफराज डोगर साहब हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये कि अमीन मिनाज साहब को इस कमेटी की सरबराही दी, बल्कि उन्हीं को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एक अलग से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो अब ये सारा कुछ करने के बाद अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो महफूज हो गए, तो बात यहाँ पे रुकती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ईमान मिजारी साहिबा ने ये जो पूरी इनकी हरासमेंट की दरख्वास्त थी उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे भी इरसाल कर दिया है। तो अगर आप यहाँ से बच भी जाएंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आपकी वो दरख्वास्त आ गई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये जो इन्होंने कमेटी चेंज की है फ़ौरन, इससे भी जो है मामला हल नहीं होगा, और इसको ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए कि जनाब आपके ख़िलाफ़ एक केस आया और आप ही ने उसके ख़िलाफ़ अपना जो बेंच है वो तब्दील कर दिया, इसके मिजाज आप नहीं थे। तो ऐन मुमकिन है कि उनके इस एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। तो बहरहाल यहाँ पे अच्छा एक मैच पड़ चुका है और लेट्स सी कि इस मैच का अंजाम क्या होता है। लेकिन मैच है बड़ा दिलचस्प और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लंडर इन्होंने किया है, ये रायता इतना फैला है कि अब इनसे संभाला नहीं जा रहा, और ऐन मुमकिन है कि अगर इसका बोझ ज़्यादा पड़े तो फिर इसकी सज़ा भी कुछ ना कुछ उनको भुगतना पड़े। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।